मैं बिस्तर पर बंधी अपने आप को देखकर रो रही थी। अदनान खान ने मुझे रस्सियों से बांध रखा था। मैं आवाज़ भी नहीं मार सकती थी। मेरे मुंह के अंदर भी इन लोगों ने कपड़ा ठूस दिया था। अगर सलमान को मेरे बारे में खबर हो जाए तो इन लोगों का क्या हाल होगा। लेकिन आखिर क्यों इन लोगों ने मुझे किडनैप किया। मेरी कहानी बहुत ही दिलचस्प और दर्द भरी है। चलिए शुरू से मैं आप लोगों को अपनी आप बीती सुनाती हूँ। आखिर मेरे साथ क्या हुआ था और क्यों। वह काफ़ी लेट घर पहुंचा था, जिस पर उसकी मां नाराज़ थी। 27 साल का इंस्पेक्टर, हैंडसम और बॉडी बिल्डर, भरपूर जवान, पूरे खानदान में अपनी पोस्ट और खूबसूरती की वजह से बहुत चर्चा में था। बहुत ज़िद्दी था, लेकिन अपनी माँ से उतना ही मोहब्बत करता था और उन पर जान लुटाता था। सारी मम्मी, आज किसी केस में फंस गया था। आइंदा ध्यान रखूँगा। सलमान, तुम्हारी बुआ ने आना था, उन्हें रिसीव करने जाना था बेटा, लेकिन तुम भूल गए। पता भी है जवान बेटी के साथ अकेली वे शहर से गांव आ रही हैं। कोई हादसा भी तो हो सकता था। उनकी बात पर सलमान ने थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला कि जवान बेटी को गांव से अकेले लाने की क्या ज़रूरत थी। मेरा दोस्त ठहर गया हुआ है, वह आते समय बुआ को साथ ले आएगा। पर उन्हें अकेले आना पड़ा बेटा। संदल बेगम उससे अपने दिल की सारी बातें जब तक ना कह लेती सुकून नहीं आता था। वह भी बहुत प्यार से उनकी सारी बातें दिल खोल कर सुना करता था। अभी उन्हें कोई मसला नहीं हुआ। इरफान मिल गया रास्ते में, वही लेकर आया उन्हें हवेली तक। बड़ा नेक और शरीफ बच्चा है इरफान। उनके घर की पुरानी नौकरानी मनोरमा का बेटा था, जो शहर पढ़ने जाता था। रोज़ाना शहर का आना जाना था। इरफान से सलमान की दोस्ती भी अच्छी खासी थी। वह बहुत शरीफ इंसान था। चलिए ठीक है, काफ़ी थक गया हूँ। मोबाइल पर मैसेज आते देखा, वह उठा था। खाना लगा देती हूँ, खाना खाकर सोना। संदल बेगम ने मोहब्बत और फिक्र से कहा। नहीं, भूख नहीं है मम्मी, आप सो जाइए। वह उन्हें सलाम बोलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। और कितना वेट करूं सलमान, अब तो कॉल पिक कर लो ना। जैनब का मैसेज पढ़कर मुस्कुराया। कान में फ़ोन लगाते हुए अपनी धुन में आगे बढ़ा तो आती हुई लड़की से बड़ी ज़ोर से टकराया। मोबाइल हाथ से छूटकर दूर जाकर गिरा। अपने साथ टकराती हुई लड़की को गिरने से बचाने लगा। उसकी कमर में हाथ डाले उसे गिरने से बचाता। अपने सीने से लगा लिया। टकराव इतनी जोर का और अचानक था, उस लड़की का सर घूमता हुआ नजर आया। इतनी खूबसूरत कि सलमान अपनी नज़र हटाना भूल गया। सलमान ने उसे अगले ही पल जल्दी झटके से छोड़ा। दांत पीसते हुए उसे घूरा और आगे बढ़कर नीचे गिरा हुआ अपना मोबाइल उठाया, जो अब बंद हो चुका था। मोबाइल पर अच्छा खासा स्क्रैच भी पड़ चुका था। तुम अंधी हो जो दिखाई नहीं देता। वह उस पर गुस्से से भड़का। सॉरी सलमान, ये सब गलती से हो गया। वह कानों को हाथ लगाते मासूमियत भरी अंदाज में बोली। तुम्हारी सॉरी का अचार डालूं? सलमान मोबाइल को उलट पुलट कर देखने लगा। सीरत वहां से अपने कमरे में भाग गई। वहां उसकी माँ पहले से मौजूद थी। दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक लगाती के पास आई। मिशन सक्सेसफुल माँ। वह खुशी से माँ को गले लगाती बोली, शाबाश मेरी बच्ची, बस इसी तरह तुम अपने काम पर लगी रहो। वह दिन दूर नहीं जब सलमान तुम्हारा होगा, और ये पूरी हवेली भी। बस मेरी बच्ची, अपना मकसद नहीं भूलना। सीरत की माँ ने उसे बारीकी से समझा दिया। अपनी पहली कामयाबी पर सीरत बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। आने वाले वक्त से बेखबर होकर अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल लेने वाली थी। और अब गुस्से से सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ रही थी। सीरत को यूँ गुस्से और परेशानी में देखा तो उसकी माँ पूछने लगी, क्या बात है सीरत, किसी ने कुछ कहा है क्या? के चेहरे को वह जांच चुकी थी। मुझे किसी ने क्या कहना है। वह उनके पास एक चेयर घसीटते हुए बैठी। अरे बेटी, कुछ तो पता चले, हुआ क्या है? मेरी शहजादी का मूड क्यों ऑफ है? कहीं इंस्पेक्टर से लड़ाई तो नहीं हो गई? उन्होंने पल के 1000वें हिस्से में अंदाजा लगा लिया, जिस पर सीरत का दिमाग बहुत ज़्यादा घूमा। यू नो मम्मा, ये सब मर्द एक जैसे होते हैं, बेवफा। वह खुद तो भरी बैठी थी। माँ के पूछने पर अच्छा खासा भड़क गई। लेकिन सीरत बेटा, मुझे ऐसा नहीं लगता। वह तो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। उसके बारे में आपकी ये राय सुनकर मुझे काफ़ी हैरत हो रही है। जूस का गिलास होठों से लगाते हुए भी सीरत को सर से पांव तक देखा। उनकी बेटी चलती फिरती खूबसूरती का मिसाल थी। वह इंस्पेक्टर उनकी बेटी का दीवाना था तो वह क्यों न खुश होती। एक नहीं बल्कि 2 गांव का वह इकलौता वारिस था। और उनकी बेटी, इस इंस्पेक्टर के बारे में तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी सलमान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेटी को समझाया तो उसने अपनी माँ की बात अनसुनी कर दी। गुस्से से उठी, बिना नाश्ता किए जा चुकी थी, जबकि वह अपनी सहेली किरण को कॉल करके, जिसके साथ आज वह किटी पार्टी जाने वाली थी। सलमान सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आ रहा था।
बाकी सभी नाश्ते के टेबल पर ही मौजूद थे। सलमान ने अपने पापा को सलाम किया। वह अपने पापा को एक नज़र देखा, अपने मोबाइल को अपनी पॉकेट में रख दिया, जो रात को टकराव होने के बाद से चल भी नहीं रहा था। वह टेबल पर उसकी बुआ भी बैठी हुई थी। सलमान की नज़र बुआ पर पड़ी थी। सलमान का मूड बहुत ऑफ था, जिसे बुआ ने भी महसूस कर लिया था। सलमान का सलाम का जवाब दिया, खुश रहो बेटा, आबाद रहो। बुआ सलमान को दुआएं देते हुए नाश्ते में बिजी हो गई, जबकि सीरत एक जोर नज़र सलमान पर डालते वापस अपने नाश्ते पर झुक गई। क्या बात है बेटा, आज कुछ चुपचाप से लग रहे हो। सद्दाम खान की बात पर सलमान ने नज़र उठाकर भी नहीं देखा। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। माँ, मेरा जूस। सलमान अपने पापा को आराम से जवाब देता अपनी माँ की तरफ देखने लगा। संदल बेगम ने सीरत की तरफ देखा। सीरत बेटा, ये जूस उस तरफ करो, बल्कि एक काम करो, ये जूस एक गिलास में डालकर सलमान को दे दो। फिर संदल बेगम ने सीरत को जूस डालने को बोला, जिस पर सलमान के माथे पर बल पड़े थे। सीरत ने जल्दी अपनी जगह से उठते हुए गिलास में जूस डाला और गिलास लिए सलमान के तरफ बढ़ी। सलमान ने जूस का गिलास थामा, लेकिन उस बीच सलमान का हाथ सीरत के हाथ के साथ टच हुआ, जो सलमान को बहुत अजीब लगा। सीरत घबराकर अपनी जगह पर वापस बैठ गई, जबकि जूस पीते सलमान की नज़र बार बार सीरत पर उठ रही थी, जो कि 16 साल की लड़की थी। देखने में तो मासूम लग रही थी, लेकिन थी नहीं। जूस फिनिश करता वह उठ गया। सबको एक साथ अल्लाह हाफिज कहता वह शहर में पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। सीरत सलमान की नज़रों से बहुत बुरी तरह पजल हो रही थी। वह जिस तरह सीरत को देख रहा था, सीरत को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। लेकिन उसके जाने के बाद सीरत ने सुख का सांस लिया। जैनब जैसे ही कॉलेज पहुंची, कॉलेज के गेट पर सलमान को अपनी बड़ी सी गाड़ी लिए खड़े देखकर दिल में गहरा मुस्कुराई, लेकिन चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। अपनी गाड़ी से निकलते ही सलमान की तरफ कदम बढ़ा गई थी। सलमान जैनब को अपनी तरफ आता देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया था। रात भर मेरा फ़ोन नहीं उठाया और अब कॉलेज आकर ज़रूर तुम माफ़ी ही मांगने वाले हो, तो सुन लो इंस्पेक्टर साहब, जैनब तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। वह इतरा कर बोली। सलमान को उसकी अदा बहुत प्यारी लगी। सलमान बोला, यार मोबाइल गिर गया था और रात से बंद है, ये देखो तुम्हारे सामने है, अभी ठीक करवाने के लिए दूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने यही सोचा कि अपनी जैनब के पास जाकर उसे मनाऊंगा। वह उसका हाथ थामे मोहब्बत भरे लहजे में बोला, जानते हो रात से मैं कितनी अपसेट थी। मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया और अब मुझे इतने जोरों की भूख लग रही है। वह एक मासूम बच्चे की तरह कहने लगी, तो ये इंस्पेक्टर किस लिए है? मेरी जान, चलो अच्छा सा ब्रेकफास्ट करवाता हूँ। सलमान की मोहब्बत में हवाओं में उड़ रही थी। खुशी से उसके साथ उसकी गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठी। वह खुद को भी बहुत बड़ा अफसर समझ रही थी। सलमान को उसकी यही एक आदत बहुत अच्छी लगती थी। वह नाराज़ तो होती, लेकिन फिर बहुत जल्दी मान जाती थी। वह इसलिए एक रेस्टोरेंट में आया जहाँ उसकी पसंद का नाश्ता करवा कर वह दोबारा उसे कॉलेज छोड़ दूँ। सलमान ने अपना मोबाइल ठीक करवाने के लिए सिपाही राकेश को अपना मोबाइल देकर दुकान पर भेज दिया और खुद आज की केस की फाइल निकालता हुआ स्टडी करने लगा। एक आम केस के सिलसिले में सलमान पूरे एक हफ्ते तक हवेली नहीं गया। वह काम के चक्कर में इतना फंस गया और पूरा हफ्ता वह शहर के पुलिस स्टेशन थाने में ही रहा। ऐसे में जैनब कभी कभार उससे मिलने आती थी तो उसको बहुत अच्छा लगता था। सीरत इरफान के साथ शहर आई थी, उसे कॉलेज में एडमिशन लेना था। इस सारे सिलसिले में काफ़ी वक्त लग गया। इरफान तो खुद हैरान था कि बुआ ने कैसे इतना बड़ा दिल करते अपनी बेटी को उसके साथ भेज दिया। वापसी पर रात हो गई थी। इरफान भैया, क्या हम यहाँ किसी के घर रात नहीं रुक सकते? मुझे रात का सफ़र करने से बहुत डर लगता है। तुमने ठीक कहा सीरत, गांव तो यहाँ से काफ़ी दूर है और रात को मेरे साथ अकेले सफ़र करना भी ठीक नहीं है। मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ, तुम कहो तो यहाँ से सलमान भाई का थाना बहुत पास में है, वहीं तुम्हें लेकर चलता हूँ और वहाँ से सलमान भाई तुम्हें हवेली छोड़ देंगे। इरफान को भी सीरत के साथ जाना इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ बिल्कुल, यही ठीक रहेगा। आप मुझे सलमान के पास छोड़ दीजिए, वो मुझे हवेली छोड़ाएंगे। और यही सारी बात इंस्पेक्टर सलमान को बताई। वो बहुत गुस्सा हो रहा था। वह थाने में उसको नहीं रखना चाहता था और रात के इतने टाइम उसको भेजना भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे तो इस बात पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि बुआ ने उसे कैसे इरफान के साथ अकेला शहर भेज दिया। ठीक है, तुम जाओ इरफान, सीरत का किसी तरह बंदोबस्त करता हूँ।
इरफान से कहा तो इरफान थाने से बाहर चला गया। सलमान सर, यह आपका थाना है। सलमान, जो उस वक्त किसी से फ़ोन पर बात करने लगा था, कि उसकी बात सुनकर थम गया और उसकी तरफ पलटा। तुम किसकी इजाज़त से इरफान के साथ शहर आई हो? आपकी बार वह उसकी तरफ गुस्से से देखने लगा तो सीरत डर के मारे सहम गई और सोफे पर बैठती चली गई। माँ ने इजाज़त दी थी। सलमान ने जल्दी से गुस्से में कहा कि कैसे बुआ तुम्हें अकेले शहर भेज सकती हैं, वह भी एक अनजान आदमी के साथ? उन्हें ज़रा एहसास नहीं जो उन्होंने तुम्हें इरफान के साथ भेज दिया? बहुत ही हैरानी हो रही है, वह गुस्से से बोला। और अब चुप करके यहाँ बैठो जब तक मैं तुम्हारी वापसी का कोई बंदोबस्त करता हूँ। वह उसे डांटता हुआ अब अपनी माँ से बात कर रहा था। उन्हें सीरत के शहर आने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सलमान को इस बात पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। सलमान की माँ ने कहा, या तो तुम उसे खुद हवेली छोड़ो या फिर अपने थाने में ही रखो। किसी और के साथ भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। सलमान के लिए ये लड़की एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर गई थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही जैनब को भी थाने में आना था और सलमान नहीं चाहता था कि सीरत जैनब को यहाँ देखे और दूसरी तरफ जैनब भी सीरत को यहाँ देखकर कुछ गलत ना समझे। पर होनी को कौन टाल सकता था? अभी वो ये सारी बातें सोच रहा था कि अचानक से जैनब चहकती हुई अंदर दाखिल हो गई। अपना बैग घुमाती जैसे ही अंदर देखी, सामने सोफे पर एक कमसीन लड़की को बैठा देखकर अपने कदमों पर बुरी तरह ठहर चुकी थी। सीरत की नज़र भी आने वाली उस हसीन लड़की पर जा ठहरी, जो खूबसूरत सा सलवार दुपट्टा पहने, गले में रेड स्टॉल डाले वहाँ मौजूद थी। उसका कपड़ा उसके फिगर पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। सीरत ने अपनी नज़रें जल्दी हटा ली। सलमान ने जब सीरत की तरफ देखा, उसने अपने होठों को दांतों की तरफ दबा लिया। जैनब ने पूछा, ये लड़की कौन है? सलमान अपना दिमाग घुमाने लगा। कजन है यार, थोड़ा सा मसला हो गया है। कैसा मसला सलमान? ये इस वक्त तुम्हारे रूम में क्या कर रही है? कजन है तो घर में होनी चाहिए ना, यहाँ क्या करने आई है? जैनब सलमान पर बहुत शक कर रही थी। वह सलमान को अपने अलावा किसी के साथ देखना पसंद नहीं करती थी। वह बस उसे अपनी नज़रों के सामने ही रखना चाहती थी। और सलमान भी जानता था कि जैनब उसे कितना मोहब्बत करती है और उसकी मोहब्बत के आगे ही सलमान अपना दिल हार जाता है। लेकिन उस वक्त सीरत के मन में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया था। अभी थोड़ी देर में ही इसको वापस गांव भिजवा दूंगा, तुम यहाँ आकर बैठो। सलमान जैनब को थोड़ा ठंडा करना चाहा, लेकिन जैनब को वह लड़की एक आंख न भाई। जैनब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। 1 मिनट से पहले पहले इस लड़की को यहाँ से चलता करो, मैं इसको 1 सेकंड भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैनब की बात सुनकर सीरत को अपनी इंसल्ट फील हुई। माफ़ करना बाजी, मैं यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आई, मजबूरी में आई हूँ। और मुझे पता होता कि आपने आना है तो मैं यहाँ कभी ना आती। सीरत ने अपनी जगह से उठते हुए जिस अंदाज में कहा, जैनब उसका मुंह तकने लगी। तुम क्या कह रही हो? तुमने मुझे बाजी कैसे बोला? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या जो मुझे बाजी कह रही हो? सलमान देखो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। ये ऐसे कैसे मुझसे बात कर सकती है? जैनब को अचानक सख्त गुस्सा आया और वह गुस्से में सीरत की तरफ पड़ी। सीरत डर के मारे पीछे हटी, लेकिन सलमान ने जैनब को वहीं रोक दिया। क्या कह रही हो? पागल हो गई हो? पीछे हटो। सलमान को भी गुस्सा आने लगा। क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। इसको अभी इसी वक्त यहाँ से निकालो। जैनब तो किसी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं थी। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं इसे छोड़कर आता हूँ। सलमान ने जल्दी से इस मामला रफा दफा करते हुए कहा। तुम क्यों छोड़कर आओगे? तुमने ठेका ले रखा है इसका। ड्राइवर के साथ चलता करो अभी के अभी। जैनब ने गुस्से से कहा, ये नामुमकिन है, मैं इसको ड्राइवर के साथ नहीं भेज सकता। जो भी है, ये हमारे ख़ानदान की इज्जत है और मैं ख़ानदान की इज्जत ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। क्या तुम एक लड़की को रात भर अपने रूम में रखोगे? जैनब की बातें आज सलमान को कुछ बुरा सा फील करवा रही थी। जितना बदतमीजी से वो बात कर रही थी, सलमान को हजम नहीं हो रही थी। बस अब मैं तुम्हारे मुंह से कुछ गलत शब्द ना सुनूं, तुम यहीं मेरा इंतज़ार करोगी? अब सलमान ने सीरत की तरफ देखा। चलो मेरे साथ। वह इतने गुस्से में बोला कि सीरत की हिम्मत ना हुई कि वह कुछ और बोलती। मैं यहाँ बैठकर क्या करूँगी? मैं भी जा रही हूँ, जैनब ने कहा उसकी बात काटते हुए। अब जैनब को सलमान घूरने लगा। तुम मेरा यहीं इंतज़ार करो, मैं इसे छोड़कर आता हूँ। वह थोड़ा आराम से ही जैनब से बोला। मजबूरन जैनब को वहीं बैठना पड़ा। वह सीरत को लिए थाने से निकला। सीरत की आंखों में आंसू थे। इतनी ज़्यादा बेइज्जती होने के बावजूद वह चुप थी, जबकि वह चुप रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी।
और कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, और बहुत कुछ पाने के लिए अगर थोड़ा कुछ खोना भी पड़ जाता तो कोई बुरी बात नहीं थी। और यही वजह थी कि आज वह चुप रही। काफ़ी वक्त गुजर गया था, सीरत अब तक घर नहीं पहुंची थी। बुआ भी अब परेशान होने लगी, जबकि संदल बेगम उनसे नाराज़ होने लगी। सहाना, तुम्हें इरफान के साथ सीरत को नहीं भेजना चाहिए था, ये बहुत गलत हो गया। वह जवान लड़की है, तुमने अकेले उसको इरफान के साथ भेज दिया और अब परेशान भी हो रही हो। भाभी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और वे कह रही थी कि आज एडमिशन की लास्ट डेट है, तो फिर मैंने भेज दिया था। अच्छा, फिक्र ना करो, मेरी बात अभी सलमान से हुई है, वह उसे लेकर हवेली आ रहा है। संदल बेगम ने तसल्ली दी। आप सच कह रही हैं? सहाना के चेहरे पर एकदम से खुशी की लहर दौड़ गई। अल्लाह पाक का शुक्र है, मेरी बेटी सही सलामत है। मुझे सलमान बेटे पर पूरा भरोसा है, वह सीरत को सही सलामत हवेली वापस ले आएगा। इस बात पर संदल बेगम हाँ में सिर हिलाती। गाड़ी में उस वक्त पूरी चुप्पी थी। दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल भी कोई बात नहीं कर रहे थे। सीरत के आंखों में आंसू थे, सलमान के चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही थी। दोनों ही अपने अंदर होने वाली जंग से लड़ रहे थे। हवेली अभी काफ़ी दूर थी। वह क्या आपकी गर्लफ्रेंड थी सलमान? उस वक्त सलमान एक कच्चे रास्ते पर गाड़ी चला रहा था कि अचानक से सीरत के लबों से अदा होते शब्द पर बुरी तरह से चौंक गया। क्या कहा तुमने? सलमान ने बड़ी मुश्किल से स्टीयरिंग को संभालते हुए उसके तरफ एक नज़र देखा। वह लड़की आपकी गर्लफ्रेंड थी जिसे आप अपने थाने में छोड़कर आए हो, अब वापस जाकर उसके साथ रात गुजारोगे? वह 16 साल की लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुनते हुए बुरी तरह से चौंक गया था और झटके से गाड़ी रोका। क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो? क्या बोले जा रही हो? मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा, दोबारा से ऐसी कोई बात की तो। सलमान का बस नहीं चल रहा था कि थप्पड़ों से उसका मुंह लाल कर दे। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, वह आपकी गर्लफ्रेंड है जिसके साथ आज आप रात गुजारने वाले हैं। सलमान, मैं आपको बता रही हूँ, मैं हवेली जाकर मामा और मामी को सब कुछ सच सच बता दूंगी कि आप शहर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा, दोबारा अगर इस तरह की कोई बात की तो। उसके जबड़े को जोर से दबोचता हुआ उसके ऊपर झुका था कि सीरत सहम कर एकदम से चुप हो गई। तुम कैसी बातें कर रही हो? लगता नहीं है कि तुम 16 साल की हो। तुम्हें इन सब के बारे में क्या पता जो तुम बकवास कर रही हो? इन सब बातों का क्या मतलब है? सलमान ने गुस्से से स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। हमें सब पता है कि शहर में लड़का लड़की एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। हम शहर में पले बड़े हैं। ये और बात है कि अब हमें माँ हवेली ले आई हैं। अपने आंसू पोंछते हुए सीरत ने उसे अपने बारे में बताया। अफसोस, तुम्हारी इस तरह की मोहब्बत पर तुम्हारी बातों से अंदाजा हो गया मुझे। खबरदार, जो तुमने हवेली जाकर कुछ भी उल्टी सीधी बात कही तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करते हुए वह सर झटकता हुआ बोला, लेकिन उसे धमकाना नहीं भूला। उसकी धमकी पर सीरत ने आंसू पोंछते हुए उसे घूरा, लेकिन इस बार चुप रही। सलमान ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन सलमान की गाड़ी दोबारा स्टार्ट ना हुई। नीचे उतरकर उसने गाड़ी को देखा। गाड़ी का इंजन बहुत गर्म हो गया, बिल्कुल सलमान के दिमाग की तरह। अभी वह गांव से काफ़ी दूर थे। ये सड़क शहर को गांव से मिलाती थी और सड़क के किनारे कोई घर नज़र नहीं आ रहा था। सलमान ने बोनट को गुस्से से बंद करते हुए जोर से मुक्का उस पर बरसाया। अजीब फंसा हूँ। वापस आते दोबारा फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी गाड़ी स्टार्ट ना हुई। तो वह सीट के साथ टेक लगाकर अभी कुछ सोच रहा था कि उसके नंबर पर जैनब का कॉल आने लगी। एक नज़र सीरत की तरफ देखा जो खिड़की से बाहर देख रही थी, और आगे बढ़कर मोबाइल उठाते हुए कॉल रिसीव की। कहाँ हो तुम सलमान? उसका पहला सवाल यही था, और सलमान जानता था वह उसकी फ़िक्र कर रही है। मैं रास्ते में हूँ, तुम फिक्र ना करो, जल्दी आ जाऊँगा। उसके जवाब पर सीरत को पता चल चुका था वह किसके साथ बात कर रहा है। मुझे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि फ़ोन पर उसको कह रहा है मैं जल्दी आ जाऊँगा, एक बार मुझे हवेली पहुँचने दो, फिर देखो हम आपके साथ क्या करते हैं। वह दिल ही दिल में प्लान बना रही थी, लेकिन ये नहीं जानती थी जो ऊपर बैठा था उसकी क्या प्लानिंग थी। सलमान ने कॉल बंद करते हुए एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट की। शुक्र था इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। इससे पहले कि उसकी गाड़ी आगे बढ़ती, उसके गाड़ी के पास अदनान खान की गाड़ी आकर रुकी। सलमान के माथे पर बल पड़े। वह एक बुरा इंसान था। उस वक्त वह अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ था। वह गाड़ी से निकलता सलमान की गाड़ी की तरफ बढ़ा। सलमान ने जल्दी से सीरत का चेहरा ढकने के लिए कहा, तो बाहर किसी आदमी को अपनी गाड़ी की तरफ आता देखकर वह जल्दी अपना चेहरा ढांक चुकी थी कि अदनान खान के करीब आने पर सलमान गाड़ी से नीचे उतर आया। क्या बात है सलमान सर, कोई परेशानी है?
अगर हमारे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। अदनान खान के एक नज़र गाड़ी में बैठी कमसिन हसीना की तरफ देखना चाहा तो सलमान उसके आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया। नहीं अदनान खान, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ, सलमान ने माथे पर बल डालते हुए गुस्सैली अंदाज में कहा तो अदनान खान अपना सर हिलाता हुआ पीछे हटा। सलमान गाड़ी में बैठते ही गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से वहाँ से निकला। उस वक्त उसके दिमाग में जैनब बिल्कुल गायब हो चुकी थी। उस वक्त अदनान खान की नज़रों को सोच रहा था, जो सीरत की तरफ बड़ी गंदी निगाहों से देख रहा था, जिसकी वजह से सलमान के तन बदन में आग भड़क चुकी थी। हवेली पहुँचते गाड़ी रोकने के बाद वह सीरत का हाथ थामे अंदर की तरफ बढ़ रहा था। सभी उसका इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए अभी तक सब जाग रहे थे। संभालिए इसे, खबरदार, आज के बाद मैंने इसको बगैर इजाज़त हवेली से निकलते देखा या किसी गैर मर्द के साथ इसको घूमते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सलमान ने इतनी ऊंची आवाज़ में दहाड़ा कि हवेली के दीवारों से डबल आवाज़ गूंज उठी। सीरत माँ के सीने से लगी आंसू बहाने लगी। सलमान बेटा रिलैक्स, बच्ची है, थोड़ी बड़ी होगी तो संभल जाएगी। सद्दाम खान ने सलमान को कूल डाउन करना चाहा। कैसे संभलेगी पापा? और बुआ, आप किस तरह की औरत हैं? एक गैर मर्द के साथ अपनी बच्ची को शहर भेज दिया। ये पहली और आखिरी बार थी जो मैं छोड़ रहा हूँ। अगली बार इस तरह की गलती की गुंजाइश नहीं होगी। वह गुस्से से कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सहाना बहन, ख्याल करो, लड़की जात है, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? वह तो शुक्र करो इरफान एक शरीफ बच्चा है, कहीं और ले जाता तो हम क्या कर लेते। माफ़ करना भाई, गलती हो गई, आइंदा ख्याल रखूंगी। सहाना ने भी जल्दी अपनी गलती कबूल कर ली और सीरत को थामे कमरे में चली गई। मेरा तो ख्याल है सद्दाम खान, आपको अब फैसला कर लेना चाहिए, संदल बेगम ने सद्दाम से बात करते हुए कहा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। वह तो अच्छा हुआ सहाना ने अपनी इद्दत पूरी करके बेटी को लेकर यहाँ आ गई, वरना शहर के बारे में आजकल सभी को पता है। कैसे लेकर ना आती, हमारी अमानत थी, वह इस हवेली की इज्जत है। वह यहाँ ना लेकर आती तो कहाँ जाती? संदल बेगम बोली, हाँ बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बात हम सलमान को कैसे कहें? मैं बोला, बात क्या करनी है बेगम? सीरत से तो उसकी बचपन में ही निकाह हो गया है, अब तो उसकी बीवी है, बस उसकी विदाई रह गई है। अब सीरत की विदाई करवा लेते हैं ताकि सलमान अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ले। सलमान सीढ़ियाँ उतरते हुए अपनी कानों से ये अल्फाज सुन चुका था। उसे यकीन नहीं आया कि वह लड़की जो एक आंख उसको नहीं भाती थी वह उसकी बीवी थी। बचपन में कब निकाह हुआ उसे तो कुछ याद भी नहीं। यकीनन उसके माँ बाप उसको चीट कर रहे थे। सलमान को तो ये समझ में आ रहा था और बिना उनसे बात किए वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उस वक्त उसका दिमाग कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। दूसरी तरफ कॉल करके जैनब उसे धमकी भरे मैसेज करती। अपने घर वापस लौट गई थी। सलमान के पास फिलहाल उसको जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि सीरत उसकी बीवी है, वह भी बचपन से, और अब वह इस रिश्ते से कैसे छुटकारा हासिल करे। वह ये सोच रहा था कि उसकी ज़िंदगी में जो मुकाम जैनब का था वह सीरत को कभी नहीं देने वाला था। अपनी तरफ से तो वह बहुत कुछ सोच रहा था, लेकिन ये नहीं जानता था कि सुबह होते ही उसकी बीवी उसके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा करने वाली थी। सलमान, हमें सिर्फ सच सुनना है और हमें सिर्फ यही बताइए, क्या सीरत जो कह रही है वह सच है? थाने में कल आपके साथ कोई लड़की थी। अपने पापा के अल्फाज पर वह इस वक्त खुद को ज़मीन में धंसता हुआ महसूस कर रहा था, और ये सब सिर्फ और सिर्फ सामने खड़ी 16 साल की लड़की की वजह से हो रहा था। पापा, आप इस लड़की की बातों पर यकीन ना करो, सलमान ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। ठीक है, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाकर कहो कि शहर में कोई लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। सद्दाम खान की बात पर सलमान ने गहरी सांस भरकर कहा, वह सिर्फ मेरी एक दोस्त है। ये न जाने उसे क्या समझ बैठी है और यहाँ आकर आपके कान भर रही है। मैं उसकी जान ले लूँगा। सलमान गुस्से से आगे बढ़कर सद्दाम खान ने उसका रास्ता रोककर उसे पीछे किया और जोर से एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। सलमान हैरत से अपने पापा को देखने लगा। आज पहली बार जिंदगी में उन्होंने उसके ऊपर हाथ उठाया था। उसकी आंखों की फैली हुई पुतलियाँ यकीन नहीं कर पा रही थी उसके पापा ने उसे पहली बार हाथ उठाया था। सद्दाम खान ने कहा, एक बात तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सीरत तुम्हारी बीवी है और ठीक 2 साल के बाद जब वह 18 साल की हो जाएगी तो उसकी विदाई भी करवा लेंगे। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, इस घर की, इस खानदान की बहू सिर्फ सीरत है।
इसलिए अपने दिमाग में किसी भी अनजान लड़की को मत लाना। वरना क्या पापा, ये भी बता दे, सलमान ने दुखी अंदाज में पूछा, वरना तुम अपने पापा का मरा हुआ मुंह देखोगे। सद्दाम खान के अल्फाज उसको अंदर से तोड़ कर रख दिया था। उसके पापा इतना सख्त फैसला लेंगे उसको कभी मालूम भी नहीं था। लेकिन इस सब की वजह सामने खड़ी वह लड़की थी जिसे इस घर में आते ही उसकी ज़िंदगी में वह हलचल पैदा कर दिया था। ये तो सोने पर सुहागा हो गया। वैसे ही इतनी मेहनत कर रहे थे, हमें क्या पता तुम सलमान की बचपन की बीवी हो। सहाना सीरत को हैरानी से देखते हुए बोली, जबकि सीरत उस वक्त बुरी तरह घबराई हुई थी और जानती थी कि सलमान के ऊपर उसके पापा ने हाथ उठाया है, जिसका बदला वह उससे ज़रूर लेगा। उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। माँ, मैं आज रात आपके पास ही सोऊंगी। डर के मारे वह सहाना का हाथ थाम कर बोली, अरे डर क्यों रही हो, अब तो तुम्हें तुम्हारे मामू का सपोर्ट भी है। घबराओ नहीं मेरी बच्ची, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह वक्त दूर नहीं जब तुम इस हवेली की मालकिन बनोगी। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। कम से कम तुम्हारे मरने से पहले तुम्हारे पापा ने ये काम बहुत अच्छा कर दिया है। वैसे मुझे याद है बचपन में एक बार वे तुम्हें यहाँ लेकर आए थे और शायद तभी तुम्हारा निकाह सलमान के साथ कर दिया होगा, पर इसके बारे में उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। खैर चलो, अच्छा हो गया, अल्लाह तेरे नसीब बहुत अच्छे करे। खुशी से दुआ की, जबकि उस वक्त सीरत के दिमाग में सलमान का खौफ समाया हुआ था। रात का आखिरी पहर था जब सीरत को लगा उसके कमरे में कोई मौजूद है। वह घबरा कर उठ बैठी। इससे पहले कि वह चीखती, किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा, उसे क्लोरोफॉर्म सूंघा दिया। वह बेहोश हो गई और जब उसकी आंख खुली तो वह हवेली में नहीं थी, कहीं और थी। अपने भारी सर के साथ वह जैसे ही उठी, वापस चकराकर बिस्तर पर गिर गई। सामने ही उसे अदनान का हंसता हुआ चेहरा दिखाई दिया जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। चीख कर सलमान को आवाज़ दे रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर मुझे किसने किडनैप किया और क्यों। अभी तो ऐसा लग रहा था कि ये सब सलमान ने किया है। जब सीरत को उस दिन की बात याद आई जब गाड़ी में पहली बार अदनान को उसने देखा था, उसने जल्दी से अपने दिमाग के ख्याल को झटका और कहा कि नहीं, सलमान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वह तो खुद अदनान से खार खा रहा था, भला क्यों अदनान को मेरे पास भेजेगा। गुस्से से खड़ा उसे देख रहा था। सीरत के हाथ पैर फूलने लगे। वह झट से बिस्तर से उठती दूर जाकर खड़ी हुई। आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? तुम्हें जब से देखा है मुझे चैन नहीं आ रहा था। मैं कैसे तुम्हें ऐसे जाने देता? इसलिए मैंने तुम्हें किडनैप किया है। जानती हो मैं तुम्हारे साथ कैसा ताल्लुक बनाना चाहता हूँ? तुम बहुत अच्छे से जानती हो अदनान खान, आप हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और अगर इस बात की खबर सलमान को हो गई तो तुम्हारा बहुत बुरा अंजाम होगा। सीरत बुरी तरह घबरा रही थी क्योंकि उसे अदनान खान के इरादे नेक नहीं लग रहे थे। पकड़ो ये और पहनो इसे, वह उसके तरफ एक साड़ी फेंकते हुए बोला और सीरत का उसने हाथ पांव खोल दिया था। सीरत ने कहा, ये क्या है? इतनी मासूम तुम हो नहीं जितनी तुम दिखा रही हो। ये साड़ी पहनो और जल्दी बाहर आओ। अदनान खान बहुत तेज से चिल्लाया। वह एकदम सहम कर डर गई थी। इतने ही देर में बाहर सलमान की आवाज़ें आने लगी जो बहुत चिल्ला रहा था और अदनान खान को धमकियां दे रहा था। तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, अभी के अभी तुम उस लड़की को रिहा करो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की इज्जत पर हाथ डालने की? और ऐसे ही चिल्लाते हुए मुझ तक पहुंच गया था। मुझे नहीं पता इससे पहले अदनान खान के साथ और क्या क्या हुआ था। अदनान खान वहां पर नहीं था, शायद सलमान ने उसे जेल भिजवा दिया था। शायद अदनान सही सलामत अपने पैरों पर नहीं गया होगा क्योंकि सलमान बहुत गुस्सा नज़र आ रहा था और वह अपने काबू में भी नहीं था। सलमान ने तुरंत अपनी गाड़ी में मुझे बिठाया और काफ़ी दूर ले आया। शायद मैं इस जगह को नहीं जानती थी। गाड़ी में उसने मुझसे कोई बात नहीं की। शायद वो बहुत गुस्से में था, अदनान को बहुत बुरा भला कह रहा था। अगर मुझे कानून का डर नहीं होता तो आज अदनान जिंदा नहीं बचता। उसकी कैसे हिम्मत हुई, उसने मेरे घर की इज्जत पर हाथ डाली। ये सब बड़बड़ाता हुआ वह गाड़ी बड़ी तेजी से भगा रहा था और मेरा दिल था जैसे किसी खाई में गिरते जा रहा था। मुझे सलमान से बहुत डर लग रहा था। उसने मुझे एक फ्लैट में लाया और थोड़ा धीमे से मुझ पर गुर्राया और कहा कि जाओ अपने कपड़े बदलो। मैंने डरते हुए कहा, सलमान मेरे पास कोई ऐसे कपड़े नहीं, मुझे तो घर से किडनैप किया गया था। वह तुरंत बाहर की तरफ गया और आकर उसने मुझे एक पन्नी पकड़ाई और कहा कि जाकर इसे बदल लो। जब मैं अंदर आई और उसे खोल कर देखा
तो मैं हैरान रह गई। जो मैं पहनी थी उससे भी वाहियात कपड़े सलमान मेरे लिए लेकर आया था। मैंने डरते हुए सलमान से कहा, ये नेट वाली साड़ी मैं कैसे पहनूं? तुमने भी तो अभी साड़ी ही पहनी हुई है। इससे उतारो और इस नेट की साड़ी को पहन लो। क्या इस साड़ी में हाथ पैर हैं जो तुम नहीं पहन सकती? और दुल्हन तो अपने पति को रिझाने के लिए ऐसे कपड़े पहनती है। मुझे दोबारा ना कहना पड़े, मैं जब अंदर आऊं तो ये पहनी हुई मिलो। अगर तुमने ये नहीं पहने तो फिर मैं अपने तरीके से पहना दूंगा। सलमान गुस्से से कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वह जानबूझकर उस पर चीख रहा था और अब वह मजबूरन सीरत को साड़ी पहननी पड़ी। ब्लाउज का गला बहुत ही ज़्यादा डीप और ब्लाउज भी बहुत ज़्यादा छोटा था। सीरत ने जब उस ब्लाउज को पहना तो सीरत का फिगर उभर कर सामने दिखाई दे रहा था। उस डीप गले में उसका गोरा बदन कमाल का लग रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। कोई भी एक नज़र देख ले तो उससे नज़र हटाना ही भूल जाए। मजबूरन सीरत को साड़ी पहननी पड़ी जिसका ब्लाउज बहुत ही छोटा था। उसका गोरा बदन उसको बहुत खूबसूरत बना रहे थे। वह कहीं से भी 16 साल की नहीं लग रही थी। उस वक्त वह खुद को भी आईने में देखती तो शर्मा जाती। लेकिन इतनी ठंड में सलमान उसे साड़ी क्यों पहना रहा था, दिल ही दिल में उस वक्त को कोस रही थी जब वो अपनी माँ की बात मानकर उस हवेली में आई थी। आज हवेली से इतनी दूर, पहले अदनान खान की कैद में, अब सलमान की कैद में फंस गई थी। डर से उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। सलमान के फ़ोन पर किसी से बात करने की आवाज़ सुनती वह अपने कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खोल कर कान लगाकर सुनने लगी। तुम मेरी मोहब्बत पर शक कर रही हो? मेरे साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो ज़ैनब? मुझे पता है सलमान, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। तुम्हारे लिए वह लड़की ही सब कुछ है। अगर ऐसा ना होता तो तुम रात को वापस ज़रूर आते, लेकिन तुम नहीं आए और आपने मेरे भरोसे का खून किया है। ज़ैनब खून के आंसू रोते हुए बोली, ज़ैनब तुम मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रही हो। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना मोहब्बत करता हूँ। यार फंस गया था हवेली जाकर। तुम मेरी मोहब्बत पर शक नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को कल आजमा लिया था। मैं पूरे 3 घंटे तुम्हारा इंतज़ार करती रही लेकिन तुम ना आए और ना ही तुमने मेरे कॉल रिसीव की और ना ही किसी मैसेज का जवाब दिया। अब तो सुबह से रात हो गई। अब तुम मुझे कॉल करके कह रहे हो कि मैं तुम्हारी मोहब्बत का यकीन करूं। तो क्या इतनी सी बात पर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत ख़त्म हो गई है? सलमान अपने टूटे हुए दिल से पूछ रहा था। दूसरी तरफ ज़ैनब सिसकियों से रो रही थी और रोते हुए कहने लगी, सलमान मुझे ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो अपनी हवेली में और हवेली वालों में उलझ कर रहता हो। आज तुम्हारा ये हाल है, शादी के बाद तुम क्या करोगे? उसकी बात पूरी होते ही सलमान ने गुस्से से फ़ोन काट दिया था और अपने मोबाइल दूर दीवार पर दे मारा था। मोबाइल 2 हिस्सों में टूट गया था। सीरत ने घबराकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। थूक निगल कर अपना हलक गीला कर लिया। अल्लाह हमें इस जल्लाद आदमी से बचा ले, ये तो आज हमें कच्चा ही चबा लेगा। सीरत ने उस कमरे में खिड़की ढूंढनी चाहिए। तभी दरवाज़ा बजा। सीरत दरवाज़ा खोलो। बाहर से सलमान चिल्लाया था। आज उसके सर पर खून सवार था, जैसे आज सीरत उसके हाथों से कत्ल हो जानी थी। सीरत अगर तुमने 2 मिनट में दरवाज़ा ना खोला तो इस कमरे की दूसरी चाबी भी मेरे पास है और दरवाज़ा खोल कर आया तो मैं तुम्हारा वह हाल करूँगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। सलमान दहाड़ता हुआ दरवाजे पर खड़ा था। अब तो सीरत की रूह तक कांप गई थी। वह लाल रंग की नेट की साड़ी में ज्वालामुखी बनी उस वक्त वहां से भागना चाहती थी, लेकिन उस साड़ी में वो भाग भी नहीं सकती थी। खिड़की से बाहर देखा तो वह दूसरी मंजिल पर थी। सीरत ने खिड़की का दरवाज़ा सरकाया तो ठंडी हवाओं ने उसके बदन को और ठंडा कर दिया। वह खिड़की को दोबारा से बंद करके अभी बैठी ही थी कि दरवाज़ा खोलकर सलमान अंदर दाखिल हुआ। सीरत उसे देखते बुरी तरह डरी थी। उस पर इतना डर सवार हुआ था कि बिना सोचे समझे उसने नीचे छलांग लगानी चाहिए। इससे पहले कि वह नीचे गिरती सलमान ने उसकी कलाई थाम ली। वह हवाओं में झूल रही थी। सलमान ने खुद पर काबू रखा, उसे ऊपर की तरफ खींचा जबकि वह अपनी कलाई छुड़वाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। सलमान ने उसे ऊपर की तरफ खींचा। वह सीधा सलमान के ऊपर आ गिरी। अभी वह उठती, सलमान ने उसे कमर से थाम कर अपनी तरफ वापस खींचा। वह घबरा कर सर उठाए उसके चेहरे को देखने लगी। जैसे ही सलमान की नज़र उस पर गई उसने झटका वह जमीन पर दूर जाकर पड़ी।
सलमान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश करो। सलमान अपनी शर्ट उतार कर दूर फेंक रहा था। सीरत घबराकर पीछे हटी थी, पीछे की तरफ से रखती दीवार के साथ जा लगी। उसका साड़ी का पल्लू नीचे गिरता चला गया। उसकी खूबसूरती तो जैसे चार चांद लगा रही थी। सीरत इस बात से बिल्कुल अनजान थी। वह बार बार सलमान को कह रही थी, सलमान प्लीज मुझे घर जाने दो। सीरत की बात सुनकर सलमान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और कहने लगा, तुम्हें घर जाने दूं? अब तुम्हारे साथ वह होगा जो सपने में भी नहीं सोच सकती। सलमान ने उसे टांगों से पकड़ते हुए खींचा। सीरत बहुत ज़ोरों से रोने लगी। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा कुछ भी ना करो। सलमान चीखता हुआ बोला, यही तुम्हारी सज़ा है। तुमने पापा को मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया। तुम मुंह बंद रखती तो वो मेरे पास होती। अब मेरा सारा जुनून तुम बर्दाश्त करोगी। सलमान की आंखों में खून उतरता देखकर उसका जिस्म ठंडा पड़ने लगा। सलमान ने उसे एक झटके से अपनी बाहों में भरा था और बिस्तर पर लाकर पटका था। वह शर्मा गई थी और सलमान को देखे जा रही थी। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि उसके पास अब और कोई रास्ता ही नहीं बचा था सिवाय उसके कि वह सलमान से माफ़ी मांग लेती। उसकी बिखरी हालत को देखते सलमान ने अपना इरादा बदल लिया। तुम सिर्फ अभी 16 साल की हो, इसी वजह से आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना जो तुमने किया उसे ना भूलूंगा, ना किसी को भूलने दूंगा। सुबह हवेली जाकर सबको यही बोलना कि हमने एक साथ रात बिताई है। एक साथ रात बिताने का मतलब जानती हो ना। उसको धमकी दे रहा था और अगर तुमने जरा सी भी होशियारी की तो जो आज नहीं हुआ उसे करने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, समझी तुम? उसे वार्निंग देता हुआ वह कमरे से बाहर जा चुका था। वह अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते वह बिलक बिलक कर रो रही थी। उसे सलमान से बहुत डर महसूस हो रहा था। उसने अब सोच लिया था सो यहाँ से निकलते ही वह माँ के साथ उस हवेली को छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी। उसे इस हवेली में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, क्योंकि इन सब के बदले उसे सलमान को सहना पड़ता और वह किसी भी कीमत पर सलमान को अब सारी ज़िंदगी के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। सलमान एक बहुत ही अकड़ू इंसान है। ऊपर से मेरी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई है। वह सारा गुस्सा मुझ पर निकालेगा। वह सारी रात दिमाग में उन्हीं बातों के ताने बाने बुनती रही। सुबह फजर के टाइम में कमरे में दाखिल हुआ। सीरत फिर से घबरा गई। उसे देखने लगी। उठो, चलो जल्दी से नहा लो, हमें हवेली के लिए निकलना है। सीरत से कहता हुआ खुद आईने के सामने खड़ा होता बाल संवारने लगा। सीरत घबराकर उससे पूछने लगी, आखिर मैं क्यों नहाऊं? उसके बाद धीरे से अपने दांतों तले अपनी जुबान को भींच लिया। वह हमारे कहने का मतलब है कि इतनी ठंड है। तो वह सर झुकाए अपनी बात को आगे रखते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं शादी के सुबह दूल्हा दुल्हन पाक साफ होने के लिए नहाते हैं? ये तुम अच्छे से जानती हो। सीरत से कहता हुआ खुद पर परफ्यूम की बारिश कर रहा था। सीरत डरते हुए बाथरूम में चली गई। वह धीरे से बोली, मेरे कपड़े? वह बोला कि जो तुमने अभी साड़ी पहनी हुई है ना, उसी को लपेट लो। सीरत को तो पहले से ही इतनी ठंड लग रही थी और इस ठंड में नहाकर नेट की साड़ी पहनना उसे बहुत ही अजाब लग रहा था। सलमान ने परफ्यूम टेबल पर पटकता हुआ उसके पास आया। अच्छा होगा कि चुपचाप जाकर नहा लो, वरना मैं नहलाऊंगा तो तुम चिल्लाती फिरोगी। उसने इस तरह कहा तो वह जल्दी से बाथरूम में जाते ही दरवाज़ा अंदर से लॉक किया। सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी निकलो बाहर। सलमान की आवाज़ सुनती वह झट से नहाने लगी। ठीक है। 10 मिनट बाद वह कांपती हुई बाहर निकली। उसके बदन पर साड़ी का ब्लाउज पूरी तरह से चिपक गया था। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। एक पल को सलमान को उसकी उम्र को लेकर फिर से शक हो रहा था, लेकिन सब झूठ बोल सकते हैं, उसके पापा नहीं। उन्होंने भी उसकी उम्र 16 साल ही बताई थी। वह सलमान के करीब आते उससे चौंक गई। वह थर थर काँप रही थी। उसके दांत भी बज रहे थे। सलमान को एक पल को उस पर तरस आया, लेकिन फिर कल का किस्सा सोचते हुए उसने जल्दी से भुला दिया और उस पर गुस्सा करने लगा। बाल क्यों नहीं सुखाया? वह अपने माथे पर बल डाले उसके लंबे बालों को एक दूसरे में उलझा देखकर बोला,
और एकदम से उसने चीख मार दी। सलमान को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला गई थी। मुंह पर हाथ रखो बदतमीज लड़की, वह उसे डांटते हुए बोला। नहा के हमें इस तरह? उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी, वह फिर से चीख मार गई। चलो मेरे साथ। वह उसकी कलाई थामे कमरे से बाहर निकालने लग गया, लेकिन साड़ी उसके बदन की फिगर को अलग से ही दिखा रही थी। मजबूरन सलमान को अपना कोट उतार कर सीरत को देना पड़ा। सीरत ने उसका शुक्रिया अदा किया। कुछ तो ठंड से राहत मिली उसको। वह उसे गाड़ी में बिठाकर अब हवेली ले जा रहा था। हवेली पहुंचते ही सलमान उसे लिए हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो बुआ समेत उसके माँ बाप भी वहां मौजूद थे। ये क्या हरकत की सलमान तुमने? कहाँ लेकर गए थे सीरत को तुम? मैं उसे शहर ले गया था और रात हम दोनों ने एक साथ बिताया है, जिसका मतलब ये है आप इसकी विदाई कर दो। सलमान अपने पापा से साफ साफ बोलते हुए उनको शर्मिंदा कर दिया, ये जानते हुए भी कि वे 18 साल की नहीं हुई है। तुमने कैसे? सलमान के पापा को बहुत बुरा लगा, जबकि सीरत अपने माँ के सीने से लगकर रो रही थी। जब निकाह की कोई उम्र नहीं होती तो विदाई के लिए क्यों वेट करना पड़ता है? इस तरह का निकाह का यही अंजाम होता है। वह भी बिल्कुल मुंह पर जवाब देता हुआ बोला, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। वह कमसीन बच्ची, और तुमने क्या समझ क्या रखा है खुद को भाई? सलमान को कुछ मत कहिए, उसका हक था सीरत पर, और वैसे भी उसके एडमिशन कार्ड पर उसकी उम्र को कम लिखवा गया है, जबकि ये 18 की भी हो गई है। बुआ ने इन सब के कानों पर एक और बम फोड़ा। सलमान का चेहरा अब धुआं धुआं सा हो गया था। वह भी बेयकीनी से सीरत की तरफ देख रहा था। 16 साल समझते उसने उसे छोड़ दिया था, लेकिन वह तो 18 की निकली। ये तुम सच कह रही हो? सद्दाम खान को यकीन न आया, जबकि सीरत को समझ नहीं आ रही थी कि कैसे अपनी माँ को रोके, जो उसका भांडा फोड़ चुकी थी। जी भाई, यही सच है। आप चाहे जब मर्जी सीरत की विदाई करवा लो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। बुआ की बात पर सलमान को सांप सूंघ गया था। वह अपना मुंह फेरे कमरे की तरफ बढ़ने लगा कि उसके कानों ने ये आवाज़ सुने। अब जैसी हालत पैदा हो गए हैं, मुझे आज ही सीरत बेटी की विदाई करवानी है। वह अपने होंठ भींच गया, लेकिन बिना कुछ कहे वह अपने कमरे की तरफ बढ़ चुका था और नीचे सब उनकी विदाई की तैयारी में लग गए थे। कहाँ तो सीरत को सबक सिखाने वाला था और कहाँ अब सारी बाजी उल्टी पड़ गई थी। उसे रह रह कर खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्यों उसने अदनान खान के चुंगल से उसे बचाया था? अगर उसको बचा ही लिया था तो उसे अच्छे से सबक सिखा ही देता। खैर, अभी भी कौन सा कुछ बिगड़ा था। वह उसके चुंगल में हमेशा के लिए आ रही थी और ये भी बहुत बड़ी कामयाबी थी। एक बार मेरे हाथ लगो तुम सीरत, 16 साल तुम्हारा बेहाल करूँगा। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी तुम। वह दिल ही दिल में उससे बातें कर रहा था, जबकि उस वक्त अपनी माँ की गोद में सर रखकर डरी सहमी बैठी हुई थी और सहाना बेगम उसे बार बार समझा रही थी, सीरत विदाई के लिए मना मत करो बेटा। जो कुछ हो चुका है उसके बाद विदाई अब होना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी बेटी के दामन पर कोई कीचड़ उछाले। सहाना बेगम की बात पर सीरत हिचकियों से रो रही थी। मम्मी, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया मेरे साथ, सिर्फ रात अपने शहर वाले घर में रखा मुझे। और वह अभी बात कर ही रही थी कि जल्दी से संदल बेगम का बुलावा आ गया, तो वह उठकर चली गई। सीरत अभी तक साड़ी में ही बैठी हुई थी और सलमान का कोट पहने हुए, जिस चीज़ से वह रात को अपनी कम उम्र की वजह से बच गई थी, आज सब मिलकर उसी शेर के आगे उसे डाल रहे थे। सीरत सिसक उठी। वह उस वक्त जख्मी शेर था। वह सीरत को चीर फाड़ कर रख देता। मुझे नहीं करवानी अपनी विदाई, कैसे समझाऊं अपनी माँ को? एक काम करती हूँ, भाग जाती हूँ। वह दिल ही दिल में प्लानिंग कर रही थी और फिर दिल बड़ा करते उसने भागने का प्लान बना लिया था। कहीं भी चली जाती, लेकिन सलमान के पकड़ से बचना चाहती थी। सलमान का डर उस पर इस तरह सवार था कि वह हवेली से ही भागने की प्लानिंग कर रही थी और इस बारे में अपनी माँ से भी कोई बात नहीं की। रात तक हवेली में खूब रौनक लगी हुई थी। सीरत को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी करीबी रिश्तेदार सभी इकट्ठे हुए थे। सीरत खुद को बेबस महसूस कर रही थी, जैसे उसे शेर के आगे डालने से पहले बहुत खूबसूरती से सजाया जा रहा था, ताकि शेर उसे छोड़े ही ना। कुछ देर के लिए ही सही उसे अकेला छोड़ा था,
कि वो बड़ी सी शॉल निकाले खुद पर डाल चुकी थी। एक पल को सीरत के कदम रुक गए थे। उसे ये सब करना ठीक नहीं लग रहा था। सबकी इज्जत पर बात आ जाती, लेकिन वह सलमान के साथ किसी भी तरह से ताल्लुक नहीं जोड़ना चाहती थी। उसकी नज़र में वह एक खूंखार भेड़िया था। वह उसे आज बहुत से जानवरों से मिला चुकी थी। अपना हल्क गीला करते हुए वह बुत बनी चुप से नज़र बचाती हुई हवेली के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ गई थी, अपने अंजाम से बेखबर। वह एक बहुत बड़ा कदम उठा चुकी थी। उसकी ज़िंदगी में बहुत भूचाल आने वाला था। इधर सहाना बेगम सीरत के कमरे में गई। सीरत वहाँ नहीं थी। वह मेहमानों से नज़र बचाते हुए सद्दाम खान की तरफ बढ़ी। सद्दाम खान भी 2 कदम के दूरी पर रुक गया। क्या हुआ सहाना बहन, सब ठीक है ना? सहाना के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। सीरत अपने कमरे में नहीं है ये बताते हुए सहाना के आंखों में आंसू थे। सलमान ने अपनी मुट्ठियों को तेजी से बंद किया। ये क्या बोल रही हैं आप? सीरत अंदर ही होगी, आप अच्छी तरह देखो। वह भी एकदम से परेशान हो उठा। मैंने हर जगह देख चुकी हूँ। थोड़ी देर पहले वह कमरे में ही थी, लेकिन अब नहीं है। उनकी बात पर सद्दाम खान ने पलटकर अपने बेटे की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर इतना गुस्सा था। वह उल्टे कदमों से हवेली से बाहर निकला। अच्छा, आप किसी से इस बारे में बात मत करो, सलमान ढूंढ लेगा उसे। सद्दाम खान ने अपनी बहन को तसल्ली दी तो वह आंखों में आंसू लिए हिचकी भरे रो रही थी। उन्हें अपनी बेटी से इस तरह बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। अब इस सब के बाद क्या सलमान उससे ताल्लुक़ रखेगा? एक भागी हुई लड़की को कौन अपनाता है? अब सीरत पर बहुत गुस्सा आने लगा था। सीरत अपने मंजिल के इतने करीब आकर भाग गई थी। उसे बस सलमान से दूर जाना था, और जैसे ही भागते भागते कुछ दूर गई, एक आदमी से टकराई। वह कोई और नहीं सलमान था। खूनखार आंखें लिए उसे घूर रहा था। सलमान ने गुस्से से सीरत को देखा। सीरत के चेहरे का रंग फीका हुआ था। बिना उससे कुछ कहे उसे हवेली वापस ले आया। उसे हवेली के पिछले हिस्से में अंदर दाखिल किया था, ताकि उसकी इज्जत पर कोई आंच ना आए। सहाना बेगम ने सीरत को सही सलामत देखा तो अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। वह माँ के सीने से लगने के लिए आगे बढ़ी। उन्होंने जोर का एक थप्पड़ सीरत के गाल पर रख दिया। वह लड़खड़ाकर पीछे जा गिरी। माँ का मारा गया थप्पड़ उसके गाल पर काफ़ी जोर का लगा था कि उसके होठों का किनारा फट गया। वह बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश की। अपने होठ से खून बहता देखकर हैरान हुई सहाना बेगम ने एक और थप्पड़ उसके गाल पर उसे दे मारा। अब की बार उसे बुरी तरह चक्कर आने लगे थे। वह लहराकर ज़मीन पर गिर गई। संदल बेगम ने सहाना को रोका, जो अब अपना चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोए जा रही थी। मेरी बेटी ने मुझे आज किसी काबिल नहीं छोड़ा। जी चाहता है अपने हाथों से उसका गला दबा दूं। संदल ने सीरत को सहारा देते हुए उठाया। वह चकराते सर के साथ अपनी माँ को देखते हिचकी भरे रो रही थी। खुद को संभालो सहाना, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं। फिलहाल सब मेहमान इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि अपनी इज्जत का तमाशा खुद बना रही हो। अगर जिसे नहीं भी पता होगा उसे पता चल जाना है। संदल बेगम अपना गुस्सा बर्दाश्त करते हुए बोली कि सीरत का सर झुका हुआ था। मेरा आज के बाद इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं। सलमान से कहिए उसके साथ जो चाहे सलूक करे। इसकी विदाई करवा लो। आज के दिन हवेली से भागकर इसने साबित कर दिया कि मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई थी। मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकी। सीरत तड़प कर अपनी माँ की तरफ बढ़ी। खबरदार जो मेरे नज़दीक भी आई, दूर हो जाओ मुझसे। वह अपना मुंह मोड़कर सहाना बेगम ने मौके की नज़ाकत को देखते हुए सीरत को घूंघट उठाया और बाहर ले आई, जहां औरतें और बाकी रिश्तेदार मौजूद थे। लेकिन थोड़ी देर में उसकी खराब तबीयत का बहाना बनाकर उसे नौकरों के साथ सलमान के कमरे की तरफ भिजवा दिया, जहां सेज पहले से ही सजाई हुई थी। सीरत के रोंगटे फिर से खड़े हो गए। जिससे बचने के लिए उसने हवेली से बाहर कदम निकाला था, फिर से उसी के कैद में आ गई थी। सीरत का सांस बिल्कुल रुक गया था। उस पर एक बार फिर से सलमान का डर सवार होने लगा। काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला था। आने वाला सलमान ही था। दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ आई। घूंघट में वह कमसिन लड़की अपना दिल हलक में आता महसूस करने लगी। उसके पूरे बदन में कपकपी सवार हो गई थी। सलमान ने अपनी बेस्ट कोट उतार कर एक तरफ उछाला। अगले ही पल वह कमीज भी उतार कर दूर फेंक चुका था। उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था। आगे बढ़कर उसने घूंघट उठाया। उस लड़की का रंग बिल्कुल पीला पड़ चुका था, जैसे उसकी सांस रुक गई हो। उसके एक गाल पर थप्पड़ों के निशान थे, लेकिन उसका सांस न लेना सलमान का होश उड़ा गया था। सीरत, होश में आओ।
उसके चेहरे पर थपकियां देता उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ने लगा था। उस पर सलमान का डर इस तरह सवार था, वह अपने होश भी खोने लगी थी। सलमान ने उसके होठों में अपनी गर्म सांसें देने की कोशिश की। उसकी आंखें बार बार खुलती थी, लेकिन वह सांस नहीं ले पा रही थी। बिना पलक झपकाए सलमान को देखे जा रही थी। सलमान उसके चेहरे पर इस तरह झुका हुआ था और अपने सांसों को उसके अंदर भर रहा था कि एक झटके से वह गहरी सांस लेने लगी। सीरत, अपना मुंह खोलो, उसके लबों पर झुके हुए धीमी आवाज़ में बातें कर रहा था। सीरत की कानों से उसके अल्फाज टकराए थे। उसके लहजे में दर्द था। सीरत को सांस लेते देखकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था और गहरा सांस भरकर एक पल को उसे लगा था कि वह सीरत को खो चुका है। उसे इस तरह डर सवार हो गया था कि सलमान को अंदाज़ा नहीं था कि उसका चेहरा अपने सामने करते हुए फिर से उसके मुंह में अपनी सांसें देने लगा और मीठी मीठी गुस्ताखियाँ करने लगा। देना तो उसको सज़ा चाहता था, लेकिन उसका डर देखते हुए सब कुछ भूल चुका था और उसे खुद से करीब कर लिया था। सलमान उसका दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखते हुए उसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगा था और अपना हक वसूल करने लगा था जो रात को उसने छोड़ दिया था। तुम्हारी कमसीनी की वजह से कैसे खुद पर काबू पाया ये दिल ही जानता है, पर आप तो अपनी गर्लफ्रेंड से मोहब्बत करते हैं ना। वह चैप्टर क्लोज कर दिया आपने। सलमान के माथे पर एक बल पड़े थे। वह उसे क्या बताता। वह जैनब के घर गया था, जहाँ उस पर एक राज खुला। उसकी माँ उसे समझा रही थी कि इंस्पेक्टर को कैसे काबू करना है। दिल को एक तरफ कर दो, इंस्पेक्टर को काबू कर लो। जैनब भी उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी और सलमान अपनी मोहब्बत वहीं मार कर आ गया था। ये बात वह सीरत से चाह कर भी नहीं बता सकता था। अपनी मोहब्बत का मजाक कैसे बनाता। इसलिए उसने दिल से सीरत को अपनाने का फ़ैसला किया, जो उसके माँ बाप की पसंद थी। लेकिन सीरत ने भाग के फिर से सलमान के गुस्से को हवा दे दी थी, पर वह भी उतर गया। मुझे डर लग रहा है। सीरत का नन्हा सा दिल डरना भी चाहिए था। वह उसके दोनों हाथों में अपनी उंगलियां उलझाए उसके लबों पर झुकता उसको काबू कर लिया था। सीरत का डर भी अब ख़त्म हो गया था। रात का सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। धीमी रोशनी में एक दूसरे के करीब आ रहे थे। सब कुछ भुलाते हुए दो जिस्म एक जान हो गए थे। मम्मी माफ़ कर देना। वह कोई 5-6 बार अपनी माँ से माफ़ी मांग चुकी थी, लेकिन सहाना थी उसे बिल्कुल माफ़ करने के मूड में नहीं थी। जब सलमान ने माफ़ कर दिया तो आप क्यों नहीं कर सकती। आपने तो मुझे 2 थप्पड़ भी मारे हैं। मेरा बस चलता तो थप्पड़ों से तुम्हारा मुंह लाल कर देती। वह गुस्से से माथे पर बल डालकर बोली, बुआ, आपने कल तो सीरत पर हाथ उठाया, मगर दोबारा मत उठाना। मेरी बीवी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। पापा, मैं सीरत को शहर ले जाना चाहता हूँ। ये वहीं मेरे साथ रहेगी और अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। सलमान की बात पर सहाना की आंखों में आंसू भर आए। सीरत की आंखें भी चमक उठी। इंस्पेक्टर तो कमाल का निकला। मैं तो यूं ही डर रही थी। प्यार भरी निगाहों से सलमान को देखा तो उसे प्यार से घूरने लगा और बोला, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। वहाँ इसलिए लेकर जा रहा हूँ कि तुम मुझे वही साड़ी दोबारा पहनकर दिखाओगी जिसे देखकर मेरी आंखों में खुमारी छा गई थी। ये कहते हुए उसने अपनी एक आंख दबाई, जबकि सीरत के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान आ गई थी।